जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के 5वें पाठ समास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में समास पढ़ेंगे। ठीक है, समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। पहले इस चित्र को देखिए, माता और पिता। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे जगह पर क्या लिखा गया है? माता पिता। पहले लिखा गया है 10 सिर वाला, और इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया है? दशानन। तो दोनों ही चित्रों में, चित्र क और ख के दोनों ही वर्गों के शब्द समूहों को हमने ध्यान से पढ़ा। ठीक है, तो हम दोनों में क्या पाते हैं कि बात तो एक ही कही गई है, माता और पिता, मतलब माता और पिता दोनों। और यहाँ माता पिता का भी अर्थ होता है माता पिता दोनों। यहाँ 10 सिर वाला और यहाँ दशानन कहा गया है, दोनों का ही अर्थ क्या होता है? जिसके 10 सिर हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बात तो बराबर ही कही गई है, लेकिन बच्चों हम देखते हैं कि क वर्ग के शब्दों में, जैसे ये क वर्ग के शब्द हैं, इसमें वाला जो है 10 सिर वाला, तो ये वाला एक परसर्ग है और योजक चिन्ह होता है और, मतलब जो दो शब्दों को जोड़ता है। तो यहाँ पर परसर्ग और योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जबकि जो ख खंड वाले शब्द हैं उनमें ना तो योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है और ना ही परसर्गों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या गया है कि योजक और परसर्ग को हटाकर नए शब्द की रचना की गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ख वर्ग के शब्द क वर्ग के शब्दों का ही अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है कि ये जो ख वर्ग के शब्द हैं ये क वर्ग के ही संक्षिप्त रूप है। मतलब ये थोड़े बड़े थे, इनको छोटा करके लिख दिया गया। तो ये जो विधि होती है यही क्या कहलाती है? बड़े शब्दों को छोटा करके लिखने की जो विधि होती है उसी को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? समास। इसे ही हम कंपाउंड कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना। समास का अर्थ भी होता है छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर, मतलब छोटा कर, नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास का परिभाषा क्या हुआ कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। अब देखिए समास में ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि जैसे पिछले हमने संधि पढ़ा, तो संधि में भी हम क्या करते थे? दो चीजों को जोड़ते थे ना, दो वर्णों को और नया शब्द बनाते थे। और समास में भी हम क्या करते हैं? एक से अनेक शब्दों को जोड़ते हैं और छोटा बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर समझना क्या है कि संधि और समास दोनों अलग अलग होते हैं। संधि और समास कभी एक नहीं होते। क्यों? क्योंकि संधि में क्या होता है बच्चों? शब्दों का मेल नहीं होता है, सिर्फ अंतिम और पहले वर्णों का मेल होता है। मतलब इसमें सिर्फ किसका मेल होता है? वर्ण का, जैसे दो वर्णों का मेल होता है। और समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। जैसे देखो विद्या जोड़ आलय, तो हमने क्या जोड़ा? यहाँ विद्या का आ और आलय का आ, तो आ जोड़ आ, तो विद्यालय। और अगर समास देखे तो उसमें क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन जोड़ रत, अध्ययन रत। तो इसमें क्या है? अध्ययन में रत, मतलब इसमें कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो इसमें कारक चिन्हों का, अव्यय का, परसर्गों का लोप होता है। ठीक है, तो ये अर्थ होता है। तो संधि में क्या होता है बच्चे? संधि में वर्णों का जोड़ होता है और समास में क्या होता है? शब्दों का जोड़ होता है। वेरी गुड। अब आइए समास से संबंधित कुछ शब्द प्रयोग को जान लें। हाँ, समास से पहले हम समास शुरू करें, इसके पहले हम शब्दों को पहचान लें कि समास की दृष्टि में कौन सा शब्द क्या कहलाता है। पहला क्या आता है? समस्त पद। यहाँ पर हमने क्या देखा? एक वर्ड आया समस्त पद। इसका अर्थ होता है कि समास की रचना से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त या समासिक पद। जैसे ये देखिए, यहाँ पर समास की रचना हो गई और ये क्या बन गए हैं? समस्त पद, समासिक पद। ठीक है, जब शब्दों को जोड़कर एक पद बना दिया जाए, नया शब्द बना दिया जाए, तो उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। अब एक यहाँ पर आता है पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसी पहले तो सबसे पहले वाले उदाहरण में ही समझ लेते हैं। जिन दो शब्दों को जोड़कर एक समस्त पद या समासिक पद बनाया गया, उसके पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले पद को कहते हैं उत्तर पद। मतलब माता और पिता में ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा
समस्त पद बना। और नीचे देखिए, देखो यहाँ पर है ना समस्त पद, तो पहला वाला जो होता है पूर्व पद कहलाता है, दूसरा वाला जो होता है उत्तर पद कहलाता है। और यहाँ पर और भी 3 उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देखिए रात दिन, तो रात दिन जो समस्त पद है, इसका जो पहला वाला है वो क्या हो गया, रात पूर्व पद और दिन उत्तर पद। देशभक्ति में देश क्या है, पूर्व पद है, और दूसरा भक्ति जो है वो उत्तर पद है। यथाशक्ति में यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या समास, समस्त पद तो समझ लिया, समास बनाना भी समझ लिया, उसके उदाहरण भी देख लिए कि समस्त पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद। अब ये एक और शब्द यहाँ पर है समास विग्रह। विग्रह मतलब क्या होता है, तोड़ना, चीजों को अलग अलग करना। ठीक है, जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता और पिता ये समस्त पद है, अब इनको अलग अलग कर दिया जाए, इनके पूर्ववत रूप में इनको कर दिया जाए, तो यहाँ अलग अलग हो गया माता और पिता, तो यहाँ पर क्या हो गया, समास का विग्रह हो गया, अलग अलग कर दिया गया। ज्ञान युक्त मतलब ज्ञान से युक्त, ज्ञान से भरा हुआ, तो इसका विग्रह होगा तो ज्ञान से युक्त। ठीक है, अब आपने समझ लिया समास विग्रह किसे कहते हैं। समास बनाने में क्या होता है, हम पदों को जोड़ देते हैं, और समास विग्रह में हम उस समस्त पद को तोड़ के पूर्ववत लिख देते हैं जैसा वो पहले था। अब गौण एवं प्रधान पद। ठीक है, गौण एवं प्रधान पद, गौण कौन सा पद कहलाता है, प्रधान पद कौन सा कहलाता है। तो जिस शब्द के साथ विभक्तियों का प्रयोग होता है वह गौण कहलाता है, मतलब अप्रधान, और जिस पद के साथ विभक्ति का चिन्ह न लगे वह प्रधान कहलाता है। ठीक है, जिसके साथ विभक्ति का चिन्ह लगता है वो प्रधान होता है, जिसके साथ विभक्ति का चिन्ह लगता है वो प्रधान नहीं होता है, और जिसके साथ विभक्ति नहीं लगता है वो प्रधान होता है। जैसे देखिए ज्ञान युक्त में ज्ञान से युक्त, तो ज्ञान के साथ इसको जोड़ा तो ये गौण है, इसमें प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं है। ठीक है, और युक्त जो है पूरा, तो यह इसके साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, यह प्रधान पद कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपने संधि के भेद पढ़ते हैं, संज्ञा के भेद पढ़ते हैं, सबके भेद पढ़ते हैं, वैसे ही हमको काइंड्स ऑफ कंपाउंड मतलब समास के भी भेद पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बच्चे, समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है अव्ययी भाव समास जिसमें अव्यय होते हैं। ठीक है, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा होता है कर्मधारय, पांचवा द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, और छठा होता है द्विगु। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, समास का पहला भेद कि भाई तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, हमने पद तो पढ़े कि कौन कौन से पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद कौन सा होता है, पहला वाला, और उत्तर पद कौन सा होता है, दूसरा वाला। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में क्या बताया गया कि इस समास में क्या होता है, दूसरा पद अर्थात उत्तर पद जो है वही प्रधान होता है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अच्छा और भी है, तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, कारक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, तो कारक में सबके अपने अपने चिन्ह, जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्म का चिन्ह होता है को, करण से, है ना, संप्रदान को, के लिए, अपादान, तो ये सारा में पर, है ना, संबोधन, हे अजी अहो अरे, है ना, ये सारा होता है ना। वैसे ही तो ये क्या कहते हैं कि उत्तर पद प्रधान तो होता है, ये साथ ही साथ पूर्व पद के जो कारक के चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, मतलब वो गायब कर दिए जाते हैं। जैसे काम चोर मतलब काम से जी चुराने वाला, तो इस अगर ये दोनों पद यहाँ पर काम पूर्व पद है और चोर उत्तर पद है, तो जोड़ किस पर पड़ रहा है, इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ रही है, चोर की, है ना। काम तो वैसे ही रह गया, गौण रह गया, ठीक है, प्रधान नहीं हो पाया, और चोर जो है वो प्रधान हो गया। मतलब यहाँ पर क्या है, काम से जी चुराने वाला, तो जी चुराने वाला जो है वो तो इंपॉर्टेंट हो गया, और काम से तो यहाँ पर कारक चिन्ह करण, ठीक है, करण जो होता है, करण कारक होता है, उसी का चिन्ह होता है से, तो यहाँ पर काम से मतलब यहाँ पर
कारक चिन्ह से का लोप हो गया और क्या बन गया, कामचोर। तो इसमें हम कौन सा पद प्रधान देखते हैं, इसमें हम उत्तर पद को देखते हैं कि वो प्रधान है। ठीक है, अब देखिए कारकों की विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, अगर अब कारक की विभक्तियों को देखा जाए तो कारक की विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म के विभक्ति को का लोप हो जाए, जहां पर कर्म के विभक्ति को का लोप हो जाता है वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को जाना, परलोक गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, ग्रामगत मतलब ग्राम को गत मतलब ग्राम को गया, स्वर्ग को गया, परलोक गमन मतलब परलोक को चला गया, यश प्राप्त मतलब यश को, उसको यश की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को होती है। ठीक है, तो कर्ता, तो यहाँ पर विभक्ति, कर्म की विभक्ति, कारक के दूसरे भेद की विभक्ति को का लोप हो रहा है। जहां पर को का लोप होता है वो कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। जहां पर करण विभक्ति का, करण की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ठीक है, कर्ता के करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, तो से या के द्वारा चिन्हों का जहां पर लोप हो जाए, जो गायब होकर और नया शब्द बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष। जैसे ज्ञान युक्त मतलब ज्ञान से युक्त, ज्ञान से भरा हुआ, तो यहाँ पर किस विभक्ति के चिन्ह का लोप हो गया, यहाँ पर से का, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष है। भूख मरा मतलब भूख से मरा, तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो गया। मन माना, मन से माना, तो यहाँ पर से मतलब करण तत्पुरुष। तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ पर के द्वारा चिन्ह का लोप हुआ, यह भी करण का चिन्ह होता है, करण कारक का। तो जहां पर करक कारण करण कारक के चिन्ह से और के द्वारा का लोप हो वहां पर करण तत्पुरुष होता है। ठीक है, सिंपली आप देखिए, ये तो कारकों की विभक्ति के अनुसार से 6 भेद बता दिया गया तत्पुरुष का, लेकिन अगर सिंपल आप समझे तो आप क्या करें, सबसे पहले कारक की सारी विभक्ति चिन्हों को याद कर ले, और जहां पर कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अब अगर जब आपको कारक के चिन्ह सारे याद ही हो जाएंगे कि कर्ता का ने होता है, कर्ता ने, कर्म से, करण को, अगर आपको ठीक है सारे विभक्ति चिन्ह समझ में आ जाते हैं तो आप वैसे ही अंतर कर पाते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तब आगे देखते हैं तीसरा कौन सा है। उसके बाद होता है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या होता है बच्चों, चीजें है ना, आप संप्रदान, आपादान में चीजें अलग होती हैं, है ना, और संप्रदान में, ठीक है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए। ठीक है, जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, तो यहाँ पर देखिए गौशाला बनाया तो के लिए, संप्रदान के कारक चिन्ह, संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वह गायब हो गया। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो जहां पर के लिए चिन्ह मतलब संप्रदान के चिन्ह का लोप हो जाए वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। आपादान, अपादान जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा ना, वृक्षाणी पतानी पतंती, मतलब वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अलग होती हैं चीजें, तो इसका चिन्ह क्या होता है, से। तो इसमें क्या होता है, धन से हीन, धन से, धनहीन मतलब धन से हीन, जो धन से बिल्कुल गरीब है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धर्म विमुख, जो धर्म से विमुख है। गुणहीन, जिसमें गुण की बिल्कुल भी कोई भी गुंजाइश नहीं है, गुण से हीन है। ठीक है, तो जहां पर से चिन्ह की विभक्ति होती है वहां पर अपादान कारक होता है। अब होता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष, संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। ठीक है, आपको पता ही है, आपने संस्कृत में भी पढ़ा है कारक, हिंदी में भी पढ़ा है कारक, तो सारे कारक चिन्हों का आपको ज्ञान है ही। अगर आप थोड़ा भूल गए हैं तो प्लीज कारक के चिन्हों को याद कर लीजिए। जब आप कारक के चिन्हों को याद कर लेंगे, एक बार कारक का रिवीजन कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से, मतलब तत्पुरुष समास, तो ये समझिए कि कारक के चिन्ह याद हुए नहीं कि आपका तत्पुरुष समास का सारा टेंशन खत्म, सब समझ में आ जाएगा। तत्पुरुष समास में होता क्या है, कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप ही तो होता है, फिर समास बन जाता है। जैसे तत्पुरुष में कुंती पुत्र मतलब कुंती का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। भारत रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस चिन्ह को देखा, का, के, की लोप हो रहा है, का, की और के चिन्हों का लोप, जो कि संबंध तत्पुरुष का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया।
छठा क्या है बच्चों, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर। ठीक है, तो में और पर चिन्हों का जहां पर जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, तो जहां पर में और पर चिन्ह आए, उनका लोप हो, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो तत्पुरुष समास हमने पढ़ लिया। अब दूसरा समास का भेद कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव, अव्यय, अव्यय वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ये नॉन वेरिएबल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई विकार नहीं आता। ठीक है, जब आप क्रिया विशेषण ये सब पढ़ोगे तो अव्यय भी आप पढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो पहले आप समझ लो कि अव्ययी भाव समास में होता क्या है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में होता है जिस समस्त पद में पूर्व पद मतलब पहले का पद है ना, ये बे अव्यय हो, ये अव्यय हो। ठीक है, और उसका मेल समस्त पद पर हो तो वो भी अव्यय बन जाए। ठीक है, मतलब जो पूर्व पद होना चाहिए वो अव्यय होना चाहिए, मतलब नॉन वेरिएबल होना चाहिए, अविकारी होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में लिंग वचन कारक के अनुसार ये शब्द बिल्कुल नहीं बदलते। जो शब्द लिंग वचन कारक के बाद नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। तो कहता है जो समासिक पद हो उसका पूर्व पद जो हो वो अव्यय हो, और इसमें जब उत्तर पद जुड़े तो पूरा पद ही अव्यय हो जाए, तो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे बेखटके, खटके के बिना, भरपेट, पेट भरकर। ठीक है, और इसके उदाहरण है बीचों बीच। ठीक है, जैसे मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था, हम लोग सड़क के बीचों बीच खड़े थे। ठीक है, तो हम लोग भी लिखा, तभी भी हमने बीचों बीच ही लिखा, और मैं लिखा तभी भी बीचों बीच लिखा। मतलब चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, लेकिन अव्यय नहीं बदलते हैं। जो कभी नहीं बदले, जो नॉन वेरिएबल्स हो उन्हें अविकारी, मतलब जो नॉन वेरिएबल्स जिसमें कोई परिवर्तन ना उन्हें अविकारी कहते हैं। और जहां पर अव्यय अर्थात अविकारी शब्द हो पहले पद में, और अगर वो दूसरे शब्द में जुड़ जाए तो पूरे पद को ही क्या बना दे, अविकारी बना दे, तो वही अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, यथाशक्ति, तो यथा जो है वो अविकारी शब्द है। ठीक है, और शक्ति जो आपका उत्तर पद वो शब्द है, तो यथाशक्ति जुड़ा तो शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन मतलब हर दिन। ठीक है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास आपने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा समास, बहुव्रीहि समास। ये समास जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही पद गौण हो जाते हैं और तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। मतलब क्या कि जो दोनों ही पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही गौण हो जाते हैं, मतलब दोनों की ही प्रधानता नहीं रहती, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे गजानन, हाथी के मुंह वाला। ठीक है, गज मतलब हाथी और आनंद मतलब मुख, हाथी के मुख वाला, और अर्थ क्या निकल जाता है बच्चों इसका, गणेश जी। ठीक है, तो ऐसे जो भी शब्द हों जिनको पढ़ने के बाद कुछ और अलग ही अर्थ निकल जाए, तो जिसमें कोई और ही पद प्रधान हो जाए उसका विग्रह करने पर, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद का जब आप विग्रह करते हैं तो अर्थ कुछ और ही आता है, मतलब कहीं और किसी और ही अर्थ की प्रधानता हो जाती है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के मुख वाले अर्थात गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, वो क्या है, शिव। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव। ठीक है, पंकज, पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्मा, कीचड़ में जन्मा हुआ कौन होता है, कमल। तो यहाँ पर देखिए अन्य अन्य पद ही प्रधान हो गए ना, तो जहां पर समास के विग्रह करने पर कोई अन्य पद प्रधान हो जाए वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब आया क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधारय समास को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, वो ये कि बच्चों ये जो बहुव्रीहि समास होता है ना और कर्मधारय समास होता है, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, अगर आप इनका परिभाषा पढ़ो और इनकी विग्रह करके देखो तो काफी हद तक दोनों समान लगते हैं, बहुव्रीहि और कर्मधारय, लेकिन इनमें अंतर होता है। ठीक है, जैसे जिस समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमा और उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। पहले तो आप ये बताइए विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष्य किसे कहते हैं,
जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष या उपमान और उपमेय हो। उपमान और उपमेय का अर्थ यह होता है, तो जो उपमान होता है वो ये होता है कि जिससे हम किसी की विशेषता बताते हैं। मतलब जैसे मान लो हम किसी की आंखों की तुलना किससे करते हैं? हिरण से, कि हिरण के समान उसके नयन बहुत ही चंचल हैं। ठीक है, तो ये हिरण क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, मतलब उसी से आपने किसी की आंखों की उपमा दी। और उपमेय क्या हो गया? आप किसकी विशेषता बता रहे हैं? आंखों की, है ना। तो आंख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो कहता है कि जहां पर उत्तर जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण या विशेष उपमान या उपमेय का संबंध हो, कोई किसी की विशेषता बता रहा है, तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। यही अंतर है बहुब्रीहि और कर्मधारय में। यहाँ पर क्या होता है? विग्रह करोगे तो कोई और अर्थ समझ में आ जाता है, और यहाँ पर जब आप विग्रह करते हो तो क्या दिखता है कि उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य दिखता है कि किसी से किसी की विशेषता, किसी के द्वारा किसी की विशेषता को बताया जा रहा है, किसी के गुण को बताया जा रहा है। जैसे देखो समासिक पद है परमानंद। परम है जो है आनंद, जो परम है मतलब बहुत ज्यादा इनहेंस। ठीक है, परम बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। परम है आनंद जो, वह परमानंद। नील गाय, नीली है जो गाय, है ना। गाय किस रंग की है? नीली। यहाँ पर गाय की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, ये गाय जो है वो विशेष है, ये है विशेषता कि गाय किस रंग की है? नीली है, नीलगाय। तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो आपको समझना क्या है कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है? इसमें विशेषता बताई जाती है, विशेष और विशेषण को देखा जाता है, और इसका जब विग्रह करते हैं तो कोई और ही पद प्रधान हो जाता है। तो अब आप आसान शब्द में क्या कहोगे कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उपमा और उपमान का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो इसमें पहला पद क्या हो जाता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो जाता है बच्चों? विशेष। पहला पद देखिए विशेषण हो गया, नीली है गाय, और गाय जो है वो विशेष है, वो दूसरा पद हो गया। महाराजा मतलब महान है जो राजा, तो महानता उसका विशेषण हो गया, तो ये पूर्व पद हो गया। और उत्तर पद राजा, राजा विशेष है, तो वो दूसरे पद में चला गया। दूसरा पद विशेषण और पहला पद विशेष। इसके दूसरे कहीं कहीं क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो विशेषण ना होकर विशेष्य हो जाता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम बन जाता है, और दूसरा पद उसका विशेषण। जैसे पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, तो पूरा विशेषण हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि पहला पद हमारा विशेषण बन जाता है, दूसरा पद क्या बन जाता है? विशेष। और कभी कभी क्या होता है कि दूसरा पद विशेषण हो जाता है, पहला पद विशेष बन जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए उपमान और उपमेय का यहाँ पर संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो उपमान और उपमेय में भी दो शर्तें हैं। पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि उपमेय क्या होता है बच्चों? तो उपमेय वो होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं, मतलब जिसकी विशेषता हम बताते हैं। और उपमान क्या होता है? जिसके द्वारा विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, समझो, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। विद्या धन, विद्या रूपी धन, मतलब धन जो है वो कैसा है? विद्या रूपी है। ठीक है, मतलब विद्या के जैसा है। तो आप एक बताओ, किसकी विशेषता बताई जा रही है? धन की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और किसके जैसी है? वो विद्या की जैसी है। तो विद्या जो है वो क्या बन गया? उपमान, और धन क्या है? उपमेय है। धन की विशेषता बताई जा रही है, और कैसी धन है वो? विद्या रूपी धन है ना। मुख चंद्र, मुख चंद्र मतलब मुख रूपी चंद्र, मतलब इसका जो मुख है इनका, देवी जी का, वो किसके समान है? चंद्र के समान है ना। तो इनके मुख की विशेषता किसके समान बताई गई है? चांद के समान। तो मुख मतलब मुख की विशेषता बताई जा रही है, तो मुख हो जाएगा उपमान,
और किससे बताई जा रही है विशेषता कि मतलब इनका मुख किसके समान है देवी जी का? चंद्र के समान। तो जो चंद्र है वो उपमान हो जाएगा, इसी के जैसा इनके मुख को बताया जा रहा है। तो आपने उपमेय और उपमान तो समझ लिया। उपमेय वो शब्द होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं, और उपमान क्या होता है? जिसके द्वारा हम उपमेय की विशेषता बताते हैं। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि उपमान जो है वो पहला पद बन जाता है और उपमेय जो है वो दूसरा पद बन जाता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। अब आप खुद ही समझो, नयन मतलब आंखें। आंखें कैसी हैं बच्चों? कमल के समान है। ठीक है, हमने क्या बोला? कमल नयन। नयन कमल नहीं बोला, क्या बोला? कमल नयन। तो कमल के समान जो आंखें हैं वो क्या है? कमल नयन है। तो कमल क्या है बच्चों? कमल उपमान है। कमल के द्वारा ही आंखों की विशेषता, आंखों को कमल के समान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहला पद उपमान बन गया और दूसरा पद उपमेय। मतलब नयन जो है वो उपमेय है, आंखों की तो विशेषता बता रहे हैं, और आंखें किसकी तरह है? कमल के समान। तो यहाँ देखिए पहला पद हमारा उपमान बन गया, दूसरा पद हमारा उपमेय बन गया। ठीक है, वैसे ही राजीव नयन। ठीक है, राजीव भी कमल को ही कहते हैं, राजीव के समान नयन। मतलब यहाँ पर भी पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय है। ठीक है, अब हमने कितने अपने 4 समास हमने पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिया? तत्पुरुष पढ़ लिया, व्ययी भाव पढ़ लिया, बहुव्रीहि पढ़ लिया और कर्मधारय पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? 5वां समास हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब तक हमने जो 4 जो समास पढ़े उनमें हमने क्या देखा कि दोनों पद में से कभी कोई पद प्रधान हो जा रहा था, कभी कोई पद, मतलब कभी पूर्व पद प्रधान हो रहा था, कभी उत्तर पद प्रधान हो रहा था। लेकिन द्वंद्व समास में, द्वंद्व इसको कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व। देखिए कैसे इसका उच्चारण करेंगे। द्वंद्व, द में आधा व और बिंदी, द्वंद्व और द फिर उसमें आधा व। ठीक है, द्वंद्व क्या कहते हैं बच्चों? द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, बार बार आप बोलिएगा मेरे साथ। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे द में आधा व, उसके ऊपर बिंदी, फिर पूरा द, फिर आधा द इसमें संयुक्त है। ठीक है, तो द्वंद्व समास। तो इसमें क्या होता है बच्चों? उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद समान होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, समस्त पद में प्राय योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। अच्छा हाँ, आप लोगों ने पिछली कक्षा में विराम चिन्ह पढ़ा था ना, विराम चिन्ह। तो उसमें एक आपने चिन्ह पढ़ा होगा योजक चिन्ह, जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। तो जहां भी आप देखें कि योजक चिन्हों का प्रयोग है तो वहां आप समझ जाइए कि द्वंद्व समास है, दोनों ही पद प्रधान है। जब आप समासिक पद का विग्रह करते हैं और जब आप योजक चिन्ह लगे हुए समासिक पद का विग्रह करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? और या, यानी समुच्चय बोधक अव्यय मिलते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय मिलते हैं तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का चिन्ह होता है और या। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ एक समासिक पद है दाल और रोटी, तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगाए तो ये द्वंद्व समास है। दाल भी, ये पद भी प्रधान है और रोटी भी प्रधान है। ठीक है, देखो इसको जब तोड़ा, समास विग्रह किया तो हमको मिला दाल रोटी। पाप और पुण्य, ठीक है, लाभ हानि, यहाँ भी योजक चिन्ह है। राजा रंक, माता पिता, तो दोनों, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो और इनका विग्रह करने पर हमको और या मिले। ठीक है, और या शब्द मिले, अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय मिले, तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है बच्चों? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद की प्रधानता हो। ठीक है, अब हमारा छठा और आखिरी समास। ठीक है, मतलब समास का आखिरी भेद छठा जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास को ना अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरल कंपाउंड। ठीक है, मतलब नंबर से रिलेटेड। अगर आप इसका अंग्रेजी में नाम पढ़े तो इसका नाम है न्यूमरल कंपाउंड। द्विगु मतलब न्यूमरल और समास को हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसका मतलब होता है नंबर से रिलेटेड, मतलब जिसके समासिक पद को देखकर आपको किसी न किसी संख्या, किसी न किसी नंबर का पता चले तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्वंद्व और द्विगु दोनों ही द से हैं और थोड़े
एक जैसे सुनने में आता है, लेकिन द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व अगर मान लो कोई दो लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व युद्ध हो रहा है इनके बीच, ठीक है। तो द्वंद्व में मतलब दो लोगों का आपस में कंपटीशन चल रहा है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। तो एक मैंने क्लू दे दिया कि आप आसानी से समझ पाओ द्वंद्व समाज। तो द्वंद्व समाज में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और द्विगु में क्या होता है? नंबर। जब आप द्विगु समाज के समस्त पद को पढ़ेंगे तो आपको किसी न किसी नंबर का पता चलता है। जैसे त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला। तो यहाँ पर तीन आया ना जब इसका विग्रह किया। तो जब आप किसी समासिक पद का विग्रह करें, आपको कोई ना कोई नंबर मिले तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, चौराहा, चार राहों का समूह, दोपहर, दूसरा पहर, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का स्थान। तो जहां पर हमको नंबर का पता चले वहां पर हमारा कौन सा समास होता है बच्चों? द्विगु समास होता है। अब देखिए हमने 6 के 6 समास पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आवश्यक बातें हैं जो आप सभी को समझनी है। विद्यार्थियों के लिए कई शब्दों के संबंध में समास निर्धारित करते समय भ्रम, बहुत बार हमें क्या होता है, हमको भ्रम का सामना करना पड़ता है। हमको लगता है ये भी सही है वो भी सही है। बहुब्रीहि कर्मधारय में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समान लगता है लेकिन अंतर होता है। तो अगर आपको चाहिए कि आप सब में अंतर कर लो तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि अगर आप समस्त या समासिक पद का सार्थक विग्रह कर ले, अगर सही सही आप उनको तोड़ लेते हो, उनका विग्रह कर लेते हो, तब आप समास आसानी से पहचान सकते हो। जैसे देखो बहुब्रीहि और कर्मधारय का अंतर आपको समझा दिया जाए तो देखिए बहुब्रीहि और कर्मधारय में यह अंतर होता है, यदि समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण हो या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो तो वो कर्मधारय हो जाता है। और यदि दोनों पदों के मेल से बनने पर तीसरे पद की प्रधानता हो तो वहां पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। जैसे देखो घन श्याम, घन के समान श्याम काला, ठीक है, घन के समान श्याम काला, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। और घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, तो वो क्या हो गया? कृष्ण, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो समझना ये है कि जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वहां क्या हो जाता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होने पर क्या हो जाता है? कर्मधारय। और जब कोई तीसरा अर्थ निकल कर आए तो बन जाता है बहुब्रीहि। वैसे ही द्विगु और बहुब्रीहि समास में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, वैसे एक समान कभी कभी लगता है। जैसे देखिए त्रिलोचन, ठीक है, तीन नेत्रों का समूह, तो क्या हो गया? त्रिलोचन। जहां तीन नेत्रों का समूह तो नंबर गिन लिया आपने तीन, तो यहाँ पर तो द्विगु हो गया। त्रिलोचन तीन नेत्रों वाले हैं जो, तो तीन नेत्रों वाले कौन है? भगवान शिव, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। तो विग्रह करना अगर आप अच्छे से सीखते हैं, और विग्रह करना तो तभी अच्छे से सीखेंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है? अभ्यास करना है अपनी रफ की कॉपी में। और यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न है आपके इस पाठ के। समास किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के प्रयोग के क्या लाभ है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। पुस्तक वर्क जो पुस्तक का जो कार्य है, पुस्तक अभ्यास कार्य मतलब आपका बुक वर्क, इसका भी आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यह 5वां पाठ समास कंपाउंड समाप्त होता है। तो हम अब 6ठे पाठ के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अच्छा बच्चों, नमस्ते।